नेपाल में लगातार हो रहे बारिश से तराई क्षेत्र की नदियां उफान पर है, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र की परमान एवं कैसले नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से लोगों में भय देखा जा रहा है। बतनाहा पंचायत अंतर्गत मीरगंज से भवानीपुर जाने वाली परमान नदी के तटबंध को क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं नेपाल के पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि से बांध पर भी खतरा मंडराने लगा है। पानी लगातार हो रही है और पानी जिस हिसाब से नेपाल में बारिश हो रही है और परमान नदी उफान पे है। इससे पूर्व में भी है ना लगातार बारिश हुई थी तो बाढ़ की स्थिति हो गई थी। अभी लगातार एक सप्ताह से पानी हो रही है, जिसके चलते है ना मीरगंज परमान उफान पर है और देखते हैं पानी बहुत ज़्यादा पानी अभी बढ़ रहा है। जो स्थिति है इसमें जान माल का खतरा है और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि कम से कम जो बगल अगल का है ना जो रींदमान है उस पर है ना एक बार जायज़ा करें। जो अवैध खनन जो कर बांध को कमज़ोर किया है उसको कम से कम है ना निजात दिलाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए प्रशासन से अपील करेंगे कि कम से कम एक बार जायज़ा ज़रूर करें। और लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में अगर पानी जाता है उससे पहले ही ऊंचा स्थान पर जाने का कष्ट करें, कृपा करें। हाँ बोलिए, पानी का सिचुएशन लगातार बारिश हो रही है, इस पर क्या बोलिएगा आप? हाँ, बारिश तो हो रही है, पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। साथ साथ जोगबनी से जो पानी अपने क्षेत्र में प्रवेश की है उनसे भी थोड़ा सा स्थिति जो है ना ख़राब लग रहा है। कुछ भी कहना मुश्किल है पानी किधर जाएगी, क्योंकि नेपाल से लगातार बारिश हो रही है और अपने क्षेत्र में ही बारिश का पानी प्रवेश कर रही है। परमान नदी का जलस्तर भी यदि कल से देखा जाए तो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, एकदम तेज़ गति से बढ़ रहा है। जानमाल का नुकसान होने का संभावना है। प्रशासन से भी हमारा कहना है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नाव का और सब चीज़ का व्यवस्था करवाने का कृपा करें। और क्या कह सकते हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा, इसको हम आप तो रोक नहीं सकते हैं, फिर भी हर संभव प्रयास प्रशासन की तरफ से करनी चाहिए। बेगूसराय में रफ्तार की भेंट चढ़कर राहगीरों के मौत का सिलसिला जारी है। 5 मौत से सदमे में जिले वासी उबर भी नहीं पा रहे हैं कि बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार कार की टक्कर ने एक शिक्षिका को मौत की गोद में सुला दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन हाईवे से उछाल खाकर सड़क के 30 फीट दूरी पानी भरे खड्डे में चले गए और जब तक लोग शिक्षिका को बाहर निकालते तब तक शिक्षिका की मौत हो चुकी थी। वहीं जख्मी बने अचेत शिक्षक को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों लोगों की भीड़ में जमा हो गए। भारी संख्या में और सैकड़ों लोगों की भीड़ में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जेसीबी से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया और थाने भेज दिया। घटना जिले के सिंघौला थाना क्षेत्र के सुशील नगर गांव के निकट स्थित NH 31 की ये घटना बताई जा रही है। लगभग 33 वर्षीय मृत शिक्षिका अंजलि कुमारी मधेपुरा जिले के जमुनिया रही थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 13 शाहपुर गांव निवासी अरविंद कुमार की पत्नी थी और घायल शिक्षक प्रवीण कुमार लाखों थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 5 लाखों गांव निवासी कमलेश्वरी दास के पुत्र हैं। दोनों बनवारीपुर स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उन्होंने कहा कि दोनों एक ही दिशा से आ रहे थे और बेगूसराय की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे 4 चक्के वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और दोनों गाड़ी भरे पानी में गड्ढे में गिर पड़े। उन्होंने बताया कि काफ़ी मशक्कत भरी खोजबीन के बाद दोनों शिक्षक को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक शिक्षिका को बाहर निकल गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 चक्के वहां पर सवार 4 युवक लड़खड़ाते हुए मौके से भाग खड़े हुए। वहीं घटना के संबंध में सहकर्मी शिक्षक ने बताया कि दोनों शिक्षक शिक्षिका बनवारीपुर हाई स्कूल में कार्यरत थे और विद्यालय में छुट्टी होते ही बाइक पर सवार होकर दोनों बेगूसराय लौट रहे थे। तभी हादसे का शिकार हो गए, जिस दौरान शिक्षिका अंजलि की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि विष्णुपुर में किराए की मकान में रहकर विद्यालय आना जाना होता था। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में ही उन्होंने विद्यालय ज्वाइन किया था। फिलहाल सिंघौल थाने की पुलिस मृत शिक्षिका को पोस्टमार्टम के लिए सब अस्पताल बेगूसराय भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अंदर क्या निकाला गया? अंदर से सर एक लेडीज निकला। एक में कैसे घटना हुआ तो उधर से आ रहा था बाइक,
और पीछे से भी आ रहा था और दोनों एक तो सुनम था, ये फुल स्पीड में था, स्पीड में था कि पता नहीं, और ठोका डायरेक्ट यहीं आ रहा। कितना लोग सवार था, क्या हुआ उसके बाद? इसमें चार लोग था और उसमें 2 ही लोग मिला, एक लोग तो कन्फ्यूजन में बच्चा है कि नहीं। 4 आदमी कैसे निकाले? 4 आदमी अपने निकल के भाग गए। आप बाइक से बाइक से एक जेंट्स वहाँ गिर गया था और लेडीज को खींच के निकाले। पानी से हाँ, उसके साथ बच्चा भी था। बच्चा नहीं मिला। कोई मरा भी है? जेंट्स लेडीज साइड कहाँ ले गए? इधर घूमो नहीं यार। पता, इधर सदा हॉस्पिटल ले गए। कहाँ की घटना है? ये सुशील नगर। किधर से किधर गाड़ी जा रहा था? उधर से आ रहा था, इधर जा रहा था, बेगूसराय की ओर जा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप। घर कहाँ हुआ? मीरगंज। बेगूसराय। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ गाड़ी काट रहे थे, यहाँ दुकान है। और कौन थाना क्षेत्र का ये घटना है? सिंगल थाना क्षेत्र। आप मददगार हैं? हाँ। गाड़ी मिला है सर, क्या घटना हुई है? इस घटना में क्या हुआ है? घटना तो हमको पता चला, स्कूल के बराबर फ़ोन किए थे जो सिंघौल में एक्सीडेंट हो गए हैं। एक टीचर उन्हीं के बाइक पे मैडम आ रही थी। मैडम हाई स्कूल बनवारीपुर में कार्यरत थी और इनका घर मधेपुरा ज़िला है। ये बीपीएससी TRE 2 में इनकी पोस्टिंग बेगूसराय ज़िले में हाई स्कूल बनवारीपुर में हुई थी और उस दिन से वहीं पर कार्यरत थी। और ये इनके साथ कौन थे? और इनके साथ स्कूल के ही शिक्षक प्रवीण कुमार, वह भी एक्सीडेंट हो गए हैं, जो लोकल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनको होश आ गई। तो इनको ये रहते कहाँ थे ये फिलहाल? बेगूसराय में ही रहते, यहीं से आना जाना इनका होता है। डेरा लेकर के? जी हाँ, डेरा लेकर। घर मधेपुरा है तो डेरा लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष। ये क्या जा रहे, कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? ये स्कूल से बेगूसराय आ रही थी छुट्टी के बाद। क्या नाम है इनका? इनका नाम अंजलि कुमारी। पिताजी का नाम पता है? पिताजी का नाम पता नहीं है। बेगूसराय में 2 वाहन की भीषण टक्कर में एक साथ 5 युवकों की मौत से न केवल कई घरों की खुशियां गमों में बदल गई है, बल्कि मां की गोद सूनी हो गई। रफ्तार की कहर ने कई को विधवा बना डाला तो कई बच्चे अनाथ हो गए। घटना की जानकारी लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस की नींद हराम हो गई और बौखलाई पुलिस सड़क पर उतरे और लापरवाह ऐसे चालक जो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए। वैसे दर्जनों चालकों से जुर्माने वसूले गए और सख्त चेतावनी जारी की गई है। यह अभियान यातायात पुलिस ने बुधवार को बस स्टैंड के निकट जांच अभियान चलाया और टेम्पो ड्राइवर के लाइसेंस की जांच एवं ओवरलोडिंग की चेकिंग की गई। दोषी वाहन चालकों से न केवल जुर्माने वसूले गए, बल्कि नियमों के पालन में लापरवाही करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस संबंध में यातायात थाना अध्यक्ष अजय शंकर कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से ऑटो चालक द्वारा कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी लोड कर वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ भी दुर्घटना हो जाती है। थानाध्यक्ष ने बताया कि संभावित अप्रिय घटना की रोकथाम के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि लापरवाह चालकों से 500 रुपये की जुर्माना वसूला जा रहा है ताकि सभी वाहन चालक नियम का पालन करें। थानाध्यक्ष ने तमाम ड्राइवर को चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो वाहन को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि उचित सीट पर बैठकर यात्रा करें और आभार लॉर्ड वाहन में सवार होकर चलने से बचें ताकि यात्रा सुरक्षित साबित हो। आपको बताते चले कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते आंकड़ों से पुलिस की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि कार और टेम्पो की टक्कर से एक साथ 5 युवकों की मौत से जिले का दिल दहल उठा। बावजूद इसके सड़कों पर रफ्तार धीमी होने के बजाय सड़कों पर तेज गति से वाहन दौड़ने लगते नजर आए। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर वाहन फर्राटे मार रहा है, मानो किसी रेस में भाग लिया हो। और तो और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लोग कम दूरी तय करने की लोभ में जीवन को दांव पर लगाने की नहीं हिचकाते और बैरिकेड को लांघते हुए जबरन हाईवे पार करने के लिए छलांग तक लगा देते हैं। गाड़ी पे बैठाने के लिए ना, और लाइसेंस वाइसेंस सब ओके रखो, गाड़ी का ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाओ, ये सब बोले। फाइन लगा? हाँ, फाइन 500 चलाना हुआ। अब आगे क्या? कल क्या सब सही से चलाना पड़ेगा और क्या। कल जो दुर्घटना हुई है उससे कुछ सबक मिला है? हाँ, सबक तो मिलेगा। गलत करेगा तो सबक नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा MD वकील। कहाँ से कहाँ चलाते हो? बेगूसराय से बरौनी।
लखीसराय। कहाँ बैठे गाड़ी पर? गाड़ी पर कहाँ बैठे? हृदय में। कल 5 की मौत हो गई थी टेम्पू से, फिर ओवरलोडिंग आगे में बैठे। जब तो ड्राइवर को आप लोग मना नहीं किए कि इतना मत बैठे? हमको पता नहीं था, जगह बैठाने से मना हो रहा है, हमको पता नहीं था। पता है ना, आगे में बैठाने के बाद ड्राइवर को गाड़ी चलाने में दिक्कत होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। लखीसराय में नहीं मना करता है कि हमको पता नहीं था। लखीसराय में 3-3 को बैठा के चलता है, हमको पता नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिलखुश नाम है। कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे इलाज कराने के लिए। कहाँ? ये बेगूसराय में। की कार्रवाई की जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है सर? मुख्य रूप से जो ऑटो चालक जो हैं उन पर मुख्य रूप से कार्रवाई करने का भी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जो ऑटो चालक जो हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं पैसेंजर कैपेसिटी से ज़्यादा कर लेते हैं, जिसके कारण कि कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसी उद्देश्य को इसी को रोकने के लिए हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि सड़क पर बहुत सारी गाड़ी चलती है, खाली गाड़ी में बैठे, जो कि गाड़ी का जो नियत स्थान है, उनका जो नियत जगह है उनको बैठे। और ऑटो चालक से भी हम अनुरोध करेंगे कि अपने सीट पर जो किसी भी अपने अलावा किसी को नहीं बैठाएं, क्योंकि आपको चलाने में दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पीछे जो सवारी चल रही है, आपके अंदर चल रही है, वो आप ही के भरोसे चल रही है, आप पे विश्वास करके चल रहा है। इसलिए ऑटो चालक से भी हम अनुरोध करेंगे कि आवश्यकता से ज़्यादा अपने गाड़ी में नहीं बैठाएँ। और गति को लेकर के क्या क्या संदेश जारी किया गया है? गति को लेकर कि जो जहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर संयम से गति ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ओवरटेक करने से घटना परिघटना हो सकती है। और इस बात को ऑटो चालक को भी अपने गति में रह कर गाड़ी चलाने के लिए हम लोग अनुरोध उनसे कर रहे हैं। लापरवाह लोगों पर किस तरह की कार्रवाई और जुर्माना किया जा रहा है? जो लापरवाह लोग हैं या जो उनका हमारे अफसर या हमारे द्वारा भी चालान काटा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगर अगला बार नहीं मानेंगे तो उनके गाड़ी को फिर हम लोग जब्त कर लेंगे। जब्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आपका परिचय सर? मैं थानाध्यक्ष यातायात थाना बेगूसराय अजय शंकर कुमार। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों का सूद लेने वाले ना तो वार्ड पार्षद हैं, ना ही नगर परिषद सभापति से लेकर कार्यपालक पदाधिकारी। 3 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का पानी पीने के लिए पड़ोसी के घर जाकर विनती करने के बाद पानी मिलने पर परिवार के लोगों की प्यास बुझ रही है। यह मामला सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के दिल्लौरी वार्ड संख्या 12 नंबर का है। पानी की घोर किल्लत हो गई है। गांव के करीब 400 की संख्या में ग्रामीण दूसरों के घर से आगे खड़े होकर पानी पीने के लिए मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़ी मशक्कत के बाद बाल्टी लेकर घंटों लाइन में लगकर पानी भरने पर मजबूर हैं ग्रामीण, वह भी रात में, ताकि दूसरे दिन का पानी का इंतजाम हो जाए। पानी की किल्लत की मार झेल रहे हैं ग्रामीण। मोहम्मद रहमत अली ने बताया कि करीब 3 माह से 400 संख्या वाले लोगों को नगर परिषद क्षेत्र के दिलगौरी वार्ड संख्या 12 में अभी तक पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसको लेकर कई बार वार्ड पार्षद बीवी गुलशन आरा को बताया गया था, लेकिन अभी तक इस पर और कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोग इस उमस भरी गर्मी में बहुत परेशान हैं। रहमत अली ने यह भी कहा कि 12 नंबर वार्ड में एकमात्र चापालान है, वो भी खराब है। 400 संख्या वार्ड में एकमात्र नगर परिषद के नल पर ही आश्रित, वह भी पानी नहीं देने की बात कही। रहमत अली ने कहा कि हम लोग घर के बगल वाले से पानी पीने के लिए मांगने पर मजबूर हो गए हैं। मोटर के द्वारा घंटों लाइन में लगकर किसी तरह पानी मिलता है। परेशानी है भैया कि यहाँ मानो 3 महीने से पानी के लिए आदमी तरस रहा है। यहाँ जो है आधा दिलगौरी जहाँ से पानी जाता है, वो तो बेचारा जो है बगल वाला जो है मोटर चला के 1 घंटा पानी छोड़ता है तो पानी मिलता है। तो पानी जो है पीने के लिए आदमी मोहताज हो जाएगा। किस जगह की समस्या है ये दिलगौरी जो है 12 नंबर वार्ड है, दिलगौरी स्कूल के सामने है। कब से समस्या है ये 3 महीना से समस्या है। इसको यहाँ के जो वार्ड परिषद है उसको तो मत पूछिए, हम लोग आप दिल से एकदम निकाल दिए उस चीज को। अरे वो बाट में जो खड़ा ना वो खड़ा
वार्ड परिषद का कहना है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हाँ, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? सुल्तानगंज दिलगोरी पड़ता है, नगर परिषद। नगर परिषद है। एक ये इधर हो गया 10 नंबर 12 हो गया, इधर 13 हो गया। इसको लेकर शिकायत किए थे? इसके पहले भी शिकायत की है, क्या कहा? लेकिन वार्ड परिषद सीधे बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई ध्यान नहीं है। किस तरह आप लोग इस गर्मी में पानी ले रहे हैं? अब क्या करेंगे, किसी ढंग से तो चलना ही होगा ना। किसी ढंग से पानी अगर नहीं मिलेगा तो पानी के लिए आदमी मर जाएगा, क्या करेगा बताइए। कितना लोग वंचित बाकी हैं? देखिए बगल में सरकारी चापाकल है, चापाकल तक एकदम खराब पड़ा हुआ है। कितना दिन से वंचित है पानी से? ये बोल तो रहे हैं कि 3 महीना से परेशान है। आप लोग कहाँ से पानी ला रहे हैं इसे करके? पानी बोल रहे हैं ना कि सिर्फ ये बेचारा जो है 1 घंटा अपना मोटर चला के देता है तो आदमी पीता है पानी। कितना लोग परेशान होगा इससे? इस जगह से कम मान के चलिए कम से कम तो 400 आदमी परेशान है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद रहमत अली है, घर दिलगौरी है। बिजली के करंट से चपेट में आने से पिता और पुत्री दोनों की मौत। गांव में पसरा मातम, परिजन का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पिता को बिजली के तार से झूलते हुए देख बेटी ने की पिता को बचाने की कोशिश, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। डुमरिया प्रखंड अंतर्गत भदवर थाना क्षेत्र के नंदई पंचायत अंतर्गत बिजुआ गांव टोला नयाकाडीहा में बिजली से करंट की चपेट में आने से पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि बिजली का तार पोल के नज़दीकी से लुंज पूंज अवस्था में लटका हुआ था और वह अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण तार टकरा कर गिर गया। इस दौरान घर के पास पिता पुत्री पंखे से मूंग के दाने को ओस रहे थे। इसी बीच दोनों बिजली के संपर्क में आ गए और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पिता पुत्री की मौत हुई है, क्योंकि घर के पास बिजली का तार काफ़ी दिनों से लटक रहा था। लटकी हुई अवस्था में देखकर उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर लोगों ने बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई। इसके कारण यह घटना हुई है। परिजनों ने बताया कि बिजली के संपर्क में जब उनके पिता आए तो उनकी बेटी पिता को बचाने की कोशिश की, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। वहीं मृतक की पहचान आदित्य साहू 50 वर्ष एवं पुत्री काजल कुमारी 15 वर्ष के रूप में की गई है। वहीं ग्रामीणों ने घटना के संदर्भ में बताया कि पिता व पुत्री घर के मुख्य द्वार में स्टैंड फैन से मूंग दाना ओस रहे थे। इन दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं था। मृतक की पत्नी रंजू देवी डमोरिया दुकान का सामान खरीदने गई हुई थी। वहीं बिजली के खंभे के पास से बिजली का तार टूटने के कारण पिता पुत्री की मौत हुई है। ग्रामीण ने आगे बताया कि आदित्य साहू अपने घर में दुकान चलाया करता था। गांव के एक युवक दुकान से सामान खरीदने गया, देख कि दुकान बंद है तो घर बुलाने गया, देखा कि पिता व पुत्री जमीन पर गिरे पड़े हैं व उसके ऊपर बिजली का पंखा गिरा है। घटना की जानकारी मिलते ही सारे ग्रामीण जमा हो गए। मृतक की पत्नी रंजू देवी ने बताया कि दुकान का सामान खरीदने डुमरिया बाजार गए थे। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि बिजली के करंट लगने से पिता व पुत्री की मौत हो गई। आनन फानन में घर लौट गई, देखा कि दोनों जमीन पर खड़े हैं। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया। विद्युत कर्मज्ञ अभियंता प्रदीप कुमार शाह से पूछे जाने पर बताया कि घटना की सूचना मिली है, अपने कर्मचारी को भेजकर घटना की पूरी जानकारी ली है। वहीं घटना के संदर्भ में ग्रामीणों ने मृतक के परिवार ने आपदा राशि से उचित मुआवजा देने की मांग की है। कई बार शिकायत कर चुका था बिजली विभाग को, जो कि बिजली विभाग के लापरवाही से ने तार लूज था, जिससे ने गिर गया, उसी से करंट शॉर्ट लग के मृतक हो गया। 2 व्यक्ति को। मृतक से क्या रिलेशन है आपका? हम मृतक के मामा है, मेरे पास सूचना गया था। हमने इमामगंज से भी, मेरा इमामगंज मकान हुआ, इमामगंज से बिजली विभाग के हमने शिकायत कर चुका था कि जाके वहाँ तार को जो नयकाडी टोला नयकाडी ग्राम बिजुआ पंचायत नंदई था, जो कि हम शिकायत कर चुका था कि वहाँ जाके आप बिजली टाइट कर दिए, तार लूज है, कभी भी घटना हो सकता है। और इसको दरमियान बिजली विभाग को लापरवाही से ने घटना घट चुका। कौन कौन किसकी मृत्यु है? आदित्य साहू का मृतक हो गया, उनका पुत्री थी
काजल कुमारी। नाम अपना बता दीजिए। मेरा त्रिपुरारी प्रसाद, अब क्या चाहते बिहारी हैं? माम गए। अब क्या चाहते हैं? हम बिजली विभाग से चाहता हूँ सहायता राशि, जो अधूरा राशि होता है आपदा विभाग, वो बिजली विभाग ने देने का कोशिश करें, न तो हम कार्रवाई उन पर करेंगे। बेगूसराय में एक बार फिर बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े जमीन ब्रोकर को गोली से छलनी कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घरवाले लहूलुहान हालत में उठाकर इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल कल्पना नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां वे इलाजरत हैं, जबकि दोनों नकाबपोश बाइक सवार बदमाश हथियार लहराने ते मौके से फरार हो गए। घटना गुरुवार की सुबह मुफस्सिल थाना अंतर्गत कंकौल गांव स्थित SH 55 किनारे स्थित प्लॉट की है। लगभग 35 वर्षीय घायल मिंटू यादव नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी विष्णु देव यादव के पुत्र हैं और कंकोल गांव के रहने वाले किशुन देव यादव के दामाद हैं। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की सुबह घायल मिंटू यादव अपने प्लॉट पर खड़ा था, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश काले कपड़ों से मुंह छुपाकर पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवक भागने की कोशिश की, लगभग 7 गोलियां चलाई, जिस दौरान 3 गोली मिंटू के शरीर पर लग गए। उन्होंने बताया कि जख्मी चिमनी चलाते थे और अपने ससुराल में रहकर जमीन के कारोबार से जुड़े थे। गोलीबारी की वारदात सामने आते ही सदर DSP सुबोध कुमार एवं मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मोहम्मद फैसल अहमद अंसारी कल्पना नर्सिंग होम में इलाजरत घायल से पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि अपराधियों की गिरेबान तक पहुंच पाए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि जख्मी मिंटू यादव DRCC कार्यालय के समीप जमीन पर ईंट बिछाने का काम कर रहे थे, तभी पहनास स्थित वीर कुंवर सिंह चौक की ओर से आए बदमाशों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि 3 गोलियों लगने के बाद सामने आई है, जिसमें 2 गोली बाह में, 1 पैर में लगी है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में वे इलाजरत है। जख्मी से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बदमाशों ने किस रंजिश में गोली मारी है। फिलहाल गोली से घायल होने की सूचना फैलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई है और सभी हैरान और परेशान थे। घटना हुआ जैसे कि ये लोग वहाँ खड़ा थे प्लॉट पर, एक लड़का 2 लड़का था, काला गमछी बने हुए थे, बजाज गाड़ी है, और वो इसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना चालू कर दिया। फिर भी गिरा भागा, तब तक ग्रामीण लोग इधर से देखा, बगल में घर था सबका, वो लोग फिर गाड़ी लेकर भाग गया। क्या गोली मारा है? 7 गोली चला है, जैसे 3 गोली इसको लगा हुआ है, 2 गोली इसमें लगा हुआ है और 1 गोली इसका पैर हल्का छुआ हुआ है, लेकिन ये भी जान लेकर भागते रह गया। और तब तक ग्रामीण लोग वहाँ बगल में घर है हम लोग को, वहाँ पर पहुँचने लगा। बाइक पर था? ये हाँ, वो बाइक से था। क्या आदमी था? 2 आदमी। और हथियार किसके हाथ में था? अब हथियार तो जो एक ड्राइवर था और एक जो चला रहा था, और हथियार तो दोनों था, लेकिन एक फायरिंग दे रहा था और दूसरा हाथ में रखे हुए गाड़ी रोके हुए थे। कहाँ की घटना है ये? बेगूसराय कंकौल सदर ब्लॉक है, SS मिशन स्कूल है और ब्लॉक है, और ये DRCC है वहीं पर। DRCC के सामने घटना है। जमीनी विवाद था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। तो प्लॉट पर क्या कर रहे थे? ये अपना जमीन है, प्लॉट है वहाँ पर, और ये लोग के साथ मतलब ये गुंडागर्दी के लिए हत्या करने ले आए हैं, इसको हत्या करने ले आए। वो अपना जमीन क्या नाम है? कितना उम्र होगा लगभग? जी, उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 40 होगा, 35-40 लोग। हाँ, इनके पिताजी का नाम? श्री विष्णु देव यादव। घर कहाँ हुआ? घर हुआ ऐसे शेरपुर, ये यहाँ कंकोल में है, ससुराल में। सैदपुर चंदपुरा, नीमा चंदपुरा, शेरपुर इनका घर हुआ, और यहाँ अपना ससुराल में ही है, उनका साला वाला नहीं है, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, बरोबर यहीं सारा काम होता है। करते क्या है? ये अपना चिमनी चलाते थे और अभी फिलहाल है सब अपना जमीन कारोबार कर रहे हैं। आपके कौन है? ये हमारा पोखरा भाई लगता है। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। मिंटू यादव पिता विष्णुदेव यादव साकिन शेरपुर थाना नीमा चांदपुरा के रहने वाले हैं। ये ज़मीन के ब्रोकरी का काम करते हैं, जैसा कि इनके पार्टनर औरंगजेब जी के द्वारा बताया गया। ये लोग ज़मीन के कारोबारी हैं, खरीद बिक्री का काम करते हैं। आज सुबह में कंकौल में ब्लॉक के सामने DRDC के सामने एक प्लॉट पर ये ईंटा गिरा करके ईंट बिछाने का कार्य कर रहे थे।
तब तक आपको बीरकुंवर स्थित चौक की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति वहां जाकर गोलीबारी की, जिससे इनके बाँह एवं पैर में गोली लगने की सूचना है। तत्काल इनका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। क्या लग रहा है? गया जिले के ढोवी प्रखंड अंतर्गत महकार के प्राथमिक विद्यालय के निर्मित भवन का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोपाल कृष्ण के द्वारा फीता काट कर किया गया उद्घाटन। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालय महकार का भवन जर्जर स्थिति में था, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत समस्या होती थी। उसी को देखते हुए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा सरकारी फंड से 24 लाख की लागत से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने एवं सारी सुविधाएं जो बच्चों को विद्यालय से मिलनी चाहिए और बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए भवन का निर्माण करवाया गया है। प्रधानाचार्य उपेंद्र कुमार ने बताया कि बेहतर विद्यालय बच्चों को समझीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होता है। यह बच्चों को समाज में एक साथ रखना सिखाता है और उन्हें सामाजिक नियमों, अनुशासन, सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक योग्यताओं का ज्ञान प्रदान करता है। विद्यालय का मुख्य कार्य शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और मानसिक गुणों का विकास करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें उनके भविष्य के लिए तैयार करना विद्यालय का मुख्य कार्य होता है, जो हम लोग एकजुट होकर निष्ठा से करते आ रहे हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय गौरव तथा देश प्रेम का परीक्षण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का परीक्षण भी दिया जाता है। हम लोगों का लक्ष्य विद्यालय बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोपाल कृष्ण, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बलुआ से अक्षय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, बीआरसी के आदेशपाल प्रमोद कुमार, प्रखंड साधन सेवी अशोक कुमार, प्राथमिक विद्यालय महकार के प्रधानाध्यापक उपेंद्र कुमार, शिक्षक मनोज कुमार, चंद्रशेखर सिंह, रामू कुमार, राजेश कुमार, जोगेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, धनंजय कुमार, अनिल कुमार पासवान, दीपेंद्र कुमार मौजूद रहे हैं। विद्यालय की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, बड़ा रोड है, शैक्षणिक रूप से बच्चों को सब सुविधा प्रोवाइड हो, इसके लिए बिहार सरकार भी काम कर रही है। जिला स्तर से भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय प्रधान के द्वारा बिल्डिंग बनाया गया है उसका उद्घाटन हो गया। बच्चों को बैठने के लिए बेंच भी उपलब्ध, पठन पाठन में भी शिक्षक के साथ लगे हैं। बहुत ही जरूरी है अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को मिले और हम सब लोग उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे पाए। इसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं और उद्घाटन हो गया है। अब आगे देखिए पठन पाठन में कितना हम लोग सुधार होगा। सर, बिल्डिंग बनाने में कितना लागत लगा? बिल्डिंग बनाने में तो हम उस समय तो नहीं थे जब उसका लागत दिया गया होगा, इसके बारे में सही पूरी जानकारी आपको विद्यालय प्रधान से ही प्राप्त हो सकती जी। लेकिन जो भी लागत मिला है हमको लगता है कि उसमें उन्होंने बेस्ट काम किया जी। ऐसे बच्चे सर जो विद्यालय आना नहीं चाहते हैं, उन लोग के लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, सभी बच्चों को तो विद्यालय आना चाहिए। सरकार समय समय पर नामांकन अभियान के द्वारा बच्चों को विद्यालय में लाने की कोशिश करते रहते हैं, शिक्षक भी करते हैं, विभाग भी करते हैं। और आज के समय में तब शिक्षक पूरी मात्रा में हर एक विद्यालय में लगभग उपलब्ध हो रहे हैं और हम लोग की कोशिश है कि विद्यालय में सभी बच्चे का नामांकन हो, कोई भी वंचित समूह या वंचित नहीं रहे बच्चे शिक्षा से। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चलता रहा है, चलता रहा है और आगे भी चला। सर, एक समस्या ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि बहुत सा नामांकन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, जिनका आधार कार्ड बना हुआ उनका सिंगल लिंक नहीं है। इस विषय को लेकर के आपका विभाग क्या है? विभाग इसके बारे में पूरी तरह से सजग है और विभाग के द्वारा ये निर्देश भी दिया गया है कि आधार कार्ड एक बच्चे का पास उपलब्ध है और उसका नामांकन विद्यालय में हो। तो आधार इसलिए आवश्यक रहता है कि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अकाउंट में उनके माता पिता की राशि दी जाती है, जिसमें आधार एक अनिवार्य तत्व शामिल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी बच्चों के पास आधार उपलब्ध हो और प्रत्येक आधार केंद्र शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है, जहाँ पर आधार बनाया जाए
से आधार बनाने में जो सबसे बड़ी परेशानी है उसमें जन्म प्रमाण पत्र का होना बहुत आवश्यक है। और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए गया जिला के जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। और कि विभाग में बहुत सारे काम हैं, इस काम को भी पूरी तन्मयता के साथ निर्देशित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी जिला पदाधिकारी और आपको मॉनिटरिंग का जिम्मा भी जिला पदाधिकारी को प्राप्त है। तो हम लोग सब कोई मिलकर के प्रशासनिक लोग भी और हम लोग मिलकर काम करते हैं। बनाने वाले लोगों में आधार कार्ड बनाने में और तेजी आने की पूरे सरकार तेजी से आधार कार्ड बच्चे हर एक बच्चे के पास क्या यह बिल्डिंग का जो गुणवत्तापूर्ण जो दिखाया है बनाया गया बहुत अच्छा है। उसी ढंग से क्या शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण है एकदम 100%। क्या कहें विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरा उद्देश्य यही है। कितने शिक्षक? 4 शिक्षक, 2 शिक्षक, 2 शिक्षक, क्लास 1 से 5। इस बिल्डिंग बनाने में कितना लागत लगा हुआ है? 24 लाख कुछ हजार है, 36,000। कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अभी? 87 बच्चे हैं। नामांकन कितना बच्चा के? 87 बच्चे हैं। टोटल रेगुलर विद्यालय आता है? 90% उपस्थिति रहती है। एक समस्या उत्पन्न हो रही है यही मनोज जी बात करते का नामांकन है, प्रॉब्लम तो हो रही है। सिंगल जो होता है नहीं ले रहा है। जैसे जिसका अप टू डेट भी नहीं आधार है वो नहीं ले रहा है। मेरे यहाँ भी है 40% से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। पेरेंट्स मीटिंग में भी हम ये बात रखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग जाते हैं, बच्चों का आधार कार्ड नहीं है। नहीं मेरे यहाँ मात्र बनाने में 500 या 400 जी जन्म प्रमाण पत्र हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद गरीब परिवार से जुलूम करता बहुत दिक्कत है। उन बच्चों की समस्या कैसे समाधान? ये तो सर पदाधिकारी लोग करेंगे जिला से। नहीं आप लोग द्वारा एक मिशन चलाया तो हम लोग तो सर लिख के देते हैं कि इसका बना जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आधार कार्ड जब जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तभी आधार कार्ड बनता है। उपेंद्र कुमार।